प्रथम वर्ष के सभी बच्चों को डॉक्टर हेमा देवरानी का नमस्कार। बच्चों, आज मैं आप लोगों को एकांकिका लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित एकांकी व्यक्तिगत पढ़ाऊंगी। लक्ष्मी नारायण लाल जो हैं वे समकालीन नाटककारों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इन्होंने अनेक एकांकी लिखे हैं और डॉक्टर लाल का साहित्य मर्म को छूने वाला साहित्य तो है ही, साथ ही रोचक भी है और पठनीय भी है। सबसे पहले जो एकांकी हम देख रहे हैं, इसमें जो मुख्य पात्र हैं व्यक्तिगत, इस शब्द को आपने बहुत सुना होगा आमतौर पे। मैं जो है वो रवि वासवानी है, वह जो है मोना चावला है, श्रीमती आनंद मालती शुक्ल हैं और निर्देशन जो है M.K. रैना द्वारा हो रहा है। मैं वह श्रीमती आनंद मुख्य रूप से, यानी रवि वासवानी और मोना चावला, और बीच बीच में श्रीमती आनंद का भी आगमन होता है। एक खुले हुए मंच पर एक ओर से एकांकी का नायक मैं आता है, यानी रवि वासवानी का आगमन होता है। दूसरी ओर नायिका वह आती है मोना चावला। दोनों टहलने आए हैं। टहलते टहलते ही बहस छिड़ जाती है। दोनों एक दूसरे पर बेमतलब की बातें करने का आरोप लगाते हैं। बातों ही बातों में मिस्टर और मिसेज वर्मा की चर्चा भी आ जाती है तीसरे व्यक्ति की। वह उलाना देती है कि मैं मिस्टर वर्मा तो अपनी मिसेज के लिए साड़ी लाते हैं। वह उलाना मतलब मोना चावला उलाना देती है कि वर्मा तो अपनी मिसेज के लिए साड़ी लाते हैं। मैं के द्वारा तर्क दिया जाता है साड़ी इसलिए लाते हैं कि टहलने में उनकी पत्नी अनुकूलता रखती है। मैं यानी रवि वासवानी कहते हैं। फिर मैं के द्वारा मिसेज शर्मा का उदाहरण दिया जाता है। मिसेज शर्मा अपने किचन गार्डन में आलू उगाती है, 500 रुपये कमा लेती है। वह इस व्यंग को पसंद नहीं करती मोना। दोनों एक दूसरे का साथ ही पसंद नहीं करते। दोनों एक दूसरे को साहसीन बताते हैं। दोनों एक दूसरे के व्यवहार को कपटपूर्ण बताते हैं। वह गाना गाने लगती है, मैं गाने का आनंद लेता है, यानी रवि वासवानी। मैं और वह के बीच निरंतर तकरार चलती रहती है, वाद विवाद चलता रहता है। शादी की बात छिड़ जाती है, दहेज के उलाने की बात छिड़ जाती है। बातों ही बातों में श्रीमती आनंद की बात छिड़ जाती है। मैं इस नाम से ही चिढ़ता है। वासवानी को बिल्कुल भी मिसेज आनंद पसंद नहीं है। श्रीमती आनंद का आगमन भी हो जाता है। वह स्वतंत्रता, व्यक्तिगत लाभ, इच्छाओं का पुरुषार्थ, निजी जीवन का जिक्र करती है। सरकारी नौकरी, व्यापार, फाइनेंस पर बहस होती है। आदर्श माँ, बेहतरीन पत्नी, स्कूल के बच्चे, हुकूमत, राजनीति पर वार्तालाप होती है। वह दफ्तर जाना पसंद करती है। करप्शन का जिक्र होता है, कमीशन की बात आती है, लाइसेंस, आयकर, ऋण की धमकी, चाय पार्टी जैसे विभिन्न विषयों पर चर्चा होती है। अंत में मैं तथा वह अपना अपना अधूरापन स्वीकार कर लेते हैं। सर्वतंत्रकार दिखाई देता है। मैं और वह इस स्थिति से निकलने का रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन उनको वह रास्ता उपलब्ध नहीं हो पाता है। उनको वह रास्ता मिल नहीं पाता है। तो पात्र मैंने मुख्य रूप से आप लोगों को बताया कि मैं जो है वो रवि वासवानी हैं और वह मोना चावला। तो इन दोनों के बीच में वार्तालाप हो रही है। वह कहता है जाएंगे कहीं नहीं, आखिर जाएंगे कहाँ, हम दोनों इसी तरह चले जाते हैं फिर वहीं वापस लौटने के लिए। जब शादी हुई थी तब हम ऐसे नहीं थे, शादी के पहले तो बिल्कुल ऐसे नहीं थे। सुनिए, एक बात बताती हूँ, आप भी सुन लीजिए। यह शादी मैंने नहीं, उन्होंने मुझसे की है। मैं तो तब बिल्कुल यही 20-21 साल की थी। BA करके वोकल म्यूजिक में दिन रात रियाज करती थी। बागेश्वरी, सकरा, यमन
कल्याण मेरे प्रिय राग थे। वह और मैं के बीच में मिस्टर पुरी और मोना चावला के बीच में वार्तालाप हो रहे हैं, और मोना चावला अपने शादी के विषय में बता रही हैं कि मेरे जो शादी हुई थी तब हम ऐसे नहीं थे, तब स्थिति ऐसी नहीं थी। मैं तो कहाँ शास्त्रीय संगीत की ज्ञाता थी, अभ्यास करती थी, रियाज करती थी और मीठे स्वरों को लगने वाले गीतों को गाती थी। यमन है, बागेश्वरी है, कल्याण है, ये उसके जीवन के प्रिय राग थे। पहला दृश्य समाप्त होता है। दूसरे दृश्य में मैं जो है रवि वासवानी, मैं भी कानपुर का हूँ, कायस्थ हूँ, आप भी कायस्थ हैं, आप श्रीवास्तव हैं, मैं सक्सेना हूँ, मगर इन बातों से क्या फर्क पड़ता है, सोचिए ना। जब आदमी चंद्रमा पर पहुंच गया, मैं आपको बोर तो नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों आपसे तरह तरह बातें करना बहुत अच्छा लग रहा, आप बहुत अच्छा गाती हैं। नहीं नहीं, बात यह ऐसा है कि आपके फादर क्या हैं, बेकार मजाक करती है। आपके डैडी आईएएस हैं, मैं कहता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मुरादाबाद, और ये आपके अंकल का बंगला है। मोना चावला से पूछता है, मैं कहता है ऐसा है पिताजी, माफ कीजिए, हम डैडी नहीं कहते, वह मुझे बेतरह तंग कर रहे हैं कि मैं शादी कर लूं। रोज कोई, ये आपस में दोनों साथी हैं और दोनों की वो चल रही है, रोज कोई ना कोई लड़की वाला, एक से एक बड़े बताइए वाला। ऐसी लड़कियों से कोई कैसे शादी करे। शादी को लोगों ने खेल तमाशा सका है। शादी एक निजी व्यक्तिगत चीज है, दो आत्माओं का मिलन जिसकी बुनियादी प्रेम है। ऐसा प्रेम जहाँ से पति पत्नी में निरंतर एक ग्रोथ हो, विकास, यही विकास तो समाज का विकास है। मैं वह के सामने बहस कर रहा है और शादी के विषय में अपनी स्पष्ट धारणा को बता रहा है कि शादी जो है वो दो आत्माओं का बंधन है। शादी कोई खेल तमाशा नहीं है। शादी में दो आत्माओं के मिलन के बुनियाद में प्रेम है, ऐसा प्रेम जो पति पत्नी में निरंतर विकास को करता है, और पति पत्नी के विकास के द्वारा ही समाज का विकास होता है। फिर वह कहता है क्योंकि आपस में जिस लड़की पर कृपा कर शादी करेंगे ना, बस आपस में इनकी बात चल रही है। वह कहती है मैं जितना ही दूर भागती उतना ही वह मेरे पीछे पड़ते गए। मेरी आंटी को पटाया, मेरे पापा मना कर मक्खन लगाने लगे। क्या क्या बातें, क्या क्या कसम। मगर छोड़िए, ये तो आम बातें हैं। खास बात से सचमुच अगर मैं अपनी यह शादी ना चाहती तो कैसे होती। इन्होंने मुझसे ही शादी क्यों की, वह धीरे धीरे समझ में आ रहा है, पर मैंने क्यों की यह साफ साफ समझ में नहीं आता। मिसेज आनंद कहती है चाहने और होने में जो फ़र्क है वही है हमारी शादी। मैं आप लोगों से कुछ व्यक्तिगत बात करना चाहती थी, पर खामखा मिसेज आनंद का नाम मुझे क्यों याद आ जाता है। भीतर जैसे कुछ जलने लगता है उसकी याद। खैर, शादी हो गई मेरी। मैं, देखो यही बात हुई ना, तुम झट व्यक्तिगत बातों पर उतर आती हो, जबकि तुम जानती हो मुझे एक से एक बढ़कर लड़की शादी में मिल रही थी, एक से एक मोटे दहेज। एक शादी तो इतनी बढ़िया थी कि मेरे पिताजी का राजनीतिक जीवन एकाएक चमक जाता। खैर, मैं व्यक्तिगत बातें नहीं करना चाहता। मैं, जनाब, कुछ बातें जरूर हैं, पर सवाल यह है कि उन्हें कैसे कहा जाए। जैसे मुझे पता है वह काफ़ी दूर अभी नहीं गई, शायद इसी तरह बात निकल जाए। देखिए, छींक भी नहीं आई, ऐसे ही होता है, वक्त पर छींक भी नहीं आती। दरअसल मैं आप लोगों से कुछ सलाह लेना चाहता हूँ। जैसे शादीशुदा लोग आजकल 4 बच्चे के माँ बाप होने के बाद परिवार नियोजन केंद्र में जाकर डॉक्टर से सलाह लेना चाहते हैं, हिचकिचाते हैं क्योंकि कुछ मामलों में उन्हें अधिक जानकारी चाहिए। पर संदेह और संकोच, वैसा संदेह संकोच नहीं। मैं बड़े साफ दिल का आदमी हूँ। पर वो कहती है मैं नहीं हूँ। मैंने संकोच कहता हूँ पुरुष का लक्षण है, उसकी हर इच्छा की पूर्ति चाहे। जैसे वह कहती है गलत। मेरा ख्याल है हमने जितना कुछ साहित्य पढ़ा वो काफ़ी नहीं है। आप जानते हैं सभी बातें पुस्तकों में नहीं मिलती, खासकर किताबों में हमारी निजी समस्याओं पर कतई विचार नहीं किया जा सकता। जो अनुभव होता है, अनुभव
व्यवहारिक जगत है और पुस्तक जो है वो सैद्धांतिक बात है, उसमें सब कुछ का ब्यौरा नहीं दिया जाता है। तो निश्चित रूप से इन दोनों के बीच में काफ़ी बहस हो रही है, मैं और वह के बीच में। अंत में वो ये भी कहते हैं कि सोचे भला बिना हिम्मत के इतनी कमाई हो सकती है, बेकार छोटी छोटी बातों में फंसी रहती हैं। स्वतंत्रता, लाभ, इच्छा, पुरुषार्थ नहीं तो तरक्की कैसे होगी। मैं कहता है कि जो चीज़ मुझे पसंद है वह मेरी है। देखो बेटा, परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। श्रीमती और मैं आ गए हैं, वो कह रहा है वह मेरी है। पसंद का संबंध इच्छा से है, इच्छा प्रकृति का गुण है। व्यक्ति की जो रुचि होती है वो उसकी इच्छा पर निर्भर करती है। इच्छा को रोकना उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति को रोकने के खिलाफ है। इससे खामखा तनाव पैदा होता है। जो व्यक्ति अपने जीवन की इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर पाते तो जीवन में उनके तनाव उत्पन्न हो जाता है और अनेक मानसिक समस्याओं के जाल में फंसना होता है। मनुष्य का विकास रुक जाता है। मनुष्य अकेला है। मिसेज आनंद इसे नहीं मानती, पर मैं मानता हूँ। यह मेरा निजी जीवन है, क्योंकि मुझे अपनी समस्याओं का हल अकेले ही ढूंढना पड़ता है। व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत जीवन की समस्याओं का जो हल है वो स्वयं ही ढूंढना पड़ता है। और इस बात को मैं पुष्ट भी करता है, यानी रवि वासवानी बार बार इस बात को कहते भी हैं। मोना का मानना है, आप तो जानते हैं हर बात के दो पहलू होते हैं। जब पति अपने आप को स्वतंत्र मानता है तो पत्नी उसे पुलिस इंस्पेक्टर, सीआईडी या दरोगा लगने लगती है और पति उसे चोर, डाकू और उसका उचक्का लगने लगता है। मोना जो है वो वासवानी जी को स्पष्ट रूप में पति पत्नी के विषय में बता रही है। वो कह रही है कि किसी जीवन में किसी भी बात के दो पहलू होते हैं। जब पति अपने आप को स्वतंत्र मानता है तो तब उस समय पत्नी को वह इंस्पेक्टर, दरोगा, थानेदार लगने लगता है और पति ये समझता है, पति अपने को जब मानता है तो उस समय पति उसे चोर, डाकू और उचक्का लगने लगती है। इस ढंग से मानते हैं, वो इस बात को स्वीकार कर रही है। मोना कहती भी है कि मैं अपनी पर्सनल बात बताऊं, शादी से पहले मेरे दिल में सिर्फ एक पुरुष हुआ करता था, प्रेमी, साथी, जिसके साथ मैं जी सकूं, ग्रो करती जाऊं। शादी हुई तो इनसे, फिर शादी के बाद तो मेरे दिल में उस पुरुष की जगह दो स्त्रियां बैठी, एक मैं और दूसरी मिसेस आनंद। वो कहती मैं ना तो संपूर्ण हूँ ना स्वतंत्र। मुझे उनकी बात समझ में नहीं आती, पर इनकी बात तो मैं समझ में ही नहीं आती। क्या करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे कहते हैं, कुछ समझ नहीं आता। वह मुझे बेहद चाहते हैं, पर क्यों, किस तरह चाहते हैं। हर वक्त मुझे प्रभावित किए रहना चाहते हैं, पर क्यों। पति पत्नी के रिश्ते में इसकी क्या ज़रूरत। यह मेरे लिए ईमानदार हैं, पर लगता है जैसे हर समय कोई चीज़ मुझसे छिपा रहे हैं। मुझसे इतनी चतुराई क्यों। मेरी आदत है संस्कार, छोटी छोटी चीज़ों को भी महत्व देती हूँ, पर इनके लिए छोटी मोटी चीज़ें कोई मायने रखती, पता नहीं इनकी नज़र क्यों दौड़ती रहती है। व्यक्तिगत जीवन शीर्षक ही व्यक्तिगत है। मोना स्पष्ट रूप से अपने जीवन के विषय में, अपने पति के विषय में बताती है कि जब मुझे अनुभव कि अपने लिए कुछ भी कर सकते हैं, हम दोनों एक छत के नीचे रहते हुए भी अलग अलग हैं। मैं गुडविल हो तो पूंजी की क्या कमी, असली चीज़ क्या है, क्या होते हैं 50,000 रुपये इन दिनों, इतनी रकम। मैं मिस्टर मल्होत्रा जुए में हार जाते हैं, किसी पार्टी के एक मुश्त चंदा दे देते हैं। मिस्टर मल्होत्रा मेरे दोस्त हैं, उनकी फाइल गुम करके मुझे लोग जलते हैं। अच्छा हुआ इसी बहाने इस नौकरी से मैंने देख लिया, सबसे बड़ी ताकत है पैसा। इस तरह मिस्टर मल्होत्रा भी नौकरी से अलग हुए। अब वही ठाठ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, पॉलिटिकल पार्टियों को ब्लैक मनी के चंदे देते हैं। क्या है शानदार बंगला, क्या इज्जत उनकी, उनकी पहुंच कहाँ नहीं है। मैं रवि वासवानी अपने
व्यक्तिगत विचार को प्रकट करते हुए कहते हैं कि इस जमाने में पैसा सबसे बड़ी वस्तु है और जीवन का यथार्थ भी है और हकीकत भी है, क्योंकि अर्थ तो देश के विकास की धुरी है। अर्थ पर सब कुछ निर्भर करता है और कहा भी गया है, यस्यात् वित्तम स नरः कुलीनः स गुणाज्ञः स एव वक्ता स च दर्शनीय सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ति। यानी जिसके पास भी धन होता है, समाज में उस व्यक्ति का मान सम्मान आदर सब कुछ होता है। इसीलिए वासवानी कह रहे हैं कि सबसे बड़ी ताकत पैसे में होती है। जिसके पास पैसा होता है वो राजनीतिकों को चंदा देता है, बड़े बड़े लोगों को खरीद सकता है और राजनीति में भी अपना अस्तित्व बनाए रखता है। पैसे वाले व्यक्ति के पास उसकी कोई इच्छाएं अधूरी नहीं रहती। फिर वो कहता है कि यहाँ पर मैं और वह, मोना और वासवानी, इन दोनों में जबरदस्त बहस चल रही है। और वो मैं कहती है, वासवानी कहते हैं, जैसे मैं एक व्यक्ति हूँ वैसे मेरे बच्चे भी अलग अलग व्यक्ति हैं। जीवन का सत्य बता रहे हैं कि जिस प्रकार से मेरा एक अलग से व्यक्तित्व है, ऐसे ही मेरे परिवार में मेरे बच्चों का भी व्यक्तित्व है। अगर वे व्यक्ति नहीं होंगे तो उनका अपना व्यक्तित्व कहाँ से होगा। सबकी अपनी अपनी लड़ाई अकेले ही लड़नी है। इस संसार में जो भी व्यक्ति आया है उसको अपनी लड़ाई अपने आप लड़नी है। मगर वह कहती है व्यक्ति है तभी तो लड़ाई है, तभी तो वह अकेला है। वह आदर्शों की बात करती है। मनुष्य व्यक्ति नहीं, समाज का अंग है। वह मालिक नहीं, हिस्सेदार है, वगैरह वगैरह। जो उपदेशक हैं, जो लेखक लोग हैं, ऐसी बात क्यों? क्योंकि उन्हें कुछ करना नहीं रहता। पर मुझे ऐसी बातें मेरी पत्नी करे, हर बात में मुझसे डिस्कस करे, बताइए उसका उपाय क्या, उन्हें कैसे समझाऊं कि हमें मरना नहीं जीना है। उल्टे वो कहते हैं यह भी कोई जीना है, बताइए भला जीना किसे कहते हैं। मैं कहता हूँ मैं जी रहा हूँ, बाहर मैंने इतनी तरक्की की, अभी तरक्की करूँगा क्योंकि यह मेरी इच्छा है। क्या मैं अपनी वाइफ के संग नहीं जी रहा हूँ? मैंने कितने रूपों में देखता हूँ, एक में नहीं किस्तियाँ। माफ़ कीजिए, मैं एक बड़ी पर्सनल बात कर रहा हूँ। सिर्फ एक ही स्त्री से जिंदगी नहीं कर सकती, क्योंकि मनुष्य प्रकृति से पोलीगेमस है, यानी बहुस्त्रीवादी। मगर वह इधर तमाम आर्थिक सामाजिक दबावों से मजबूर होकर मोनोगेमस, एक पत्नी वाला बनकर रहने लगा है। मैं अपनी पत्नी का जो इतने विविध रूपों में देखता हूँ, न इसलिए कि मेरे पुरुष रक्त में जो पोलीगेमी के कीटाणु हैं उन्हें शांत कर सकूँ, उनके जिंदगी जी सकूँ। मैं वाह कितनी हसीन लग रही हो, पत्नी के हाथ की बनी हुई पकौड़ी भी क्या चीज़ है। वह तुम्हारी तबीयत ठीक लग रही है। अरे मिर्च की पकौड़ी, वाह वैरायटी पसंद है ना। इस प्रकार से वह मोना कहती है पकौड़ी के साथ चाय अच्छी लगती है, जैसे नौकरी के साथ शादी। पर संगीत में जो मेरी इतनी दिलचस्पी थी वह कहाँ गई? मुझे भी क्या हो गया? मेरा सारा विद्रोह, सारी विशेषताएं कहाँ चली गई? मैं इतनी सारी चीज़ें एक साथ क्यों चाहती हूँ? जैसे मुझे कितने टुकड़ों में बांट कर देखते हैं। यहाँ की सारी चीज़ें बिखर बिखरती क्यों हैं? यहाँ की सारी चीज़ें मैंने सजाई, एक एक चीज़ अपने हाथों से। यह संस्कार मुझे माँ से मिला, कितनी धूल जमाई हवा में उड़ रहा है। इस प्रकार से वह फिर मोना कहती है मैं देख रही हूँ एक संपूर्ण आईना जो टूट कर असंख्य टुकड़ों में बिखर गया। अब उसके टुकड़े में वही दिखता है, अपने आप संपूर्ण कहता है। मुझको टुकड़ों को बांट कर देखता है। मैं धर्मपत्नी, वाइफ, पार्टनर, नौकर, माँ, इंटेलेक्चुअल, खिलौना, वाइफ ऑफ पोलीगेमस, एक पूरा दर्पण था जो टूट कर अनगिनत तरह तरह के टुकड़ों में बिखर गया। इस प्रकार वह वासवानी कहते हैं आवाज़ ही तो बदल जाती है, इसके अलावा हमारी ज़िंदगी में कुछ भी घटना नहीं होती। अगर कुछ नया घटता है तो बस दूसरों की ज़िंदगी में उन्हीं की बातें करते रहते हैं, चमत्कार में विश्वास करने लगता। हर पाखंड हमें धर्म लगने लगता है। इस प्रकार से वह और मैं दोनों में काफ़ी बहस चलता है और अंत में दोनों को लगने लगता है
कि हमारा जीवन जो है वो अपूर्ण है और अभी भी हम किसी चीज़ को खोजने का प्रयास कर रहे हैं जो हमें पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हुई है। तो स्पष्ट रूप से इस कहानी में जो कहा है, क्योंकि ये व्याख्याएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। जो चीज़ मुझे पसंद है वह मेरी है, पसंद का संबंध इच्छा से, इसकी व्याख्या मैं आपके सामने कर सकी। जैसे मैं एक व्यक्ति हूँ वैसे मेरे बच्चे भी अलग अलग व्यक्ति हैं। इसकी भी मैं व्याख्या आप लोगों के सामने कर चुकी हूँ। इस एकांकी के पात्रों पर सटीक व तर्कपूर्ण आप विचार करिए। मैं और वह दोनों कभी सहमत नहीं हो सकते। क्या आप इससे सहमत हैं? क्योंकि इन दोनों के विचार, इनके सोचने का नजरिया अलग अलग है। व्यक्तिगत एकांकी रंगमंच पर अभिनय की दृष्टि से कहाँ तक सफल है, इसकी समीक्षा करो। व्यक्तिगत एकांकी आधुनिक बोध की समवायिका है। क्या आप इससे सहमत हैं? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। इस पर टिप्पणी, इसकी भाषा शैली। और व्यक्तिगत एकांकी में दाम्पत्य भाव, मैं और वह किस प्रकार से अपने जीवन के, व्यक्तिगत जीवन की बातों को कहते हुए अंत तक वो निरुत्तर ही रहते हैं। और साफ लगता है कि वह दफ्तर जाना प्रारंभ करती है और अंत में मैं और वह के बीच निरंतर बहस चलती रहती है। और बहस के बाद इस एकांकी का अंत हो जाता है, क्योंकि अंत में मैं और वह अपना अपना जो जीवन का अधूरापन है उसको स्वीकार कर लेते हैं। सर्वत्र उनको अंधकार दिखाई देने लगता है। मैं और वह इस स्थिति से निकलने का रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन उनको रास्ता नहीं मिलता है।